Hello student, very good morning. Welcome to my channel Physics by BS Kelawat. So today's class for the English medium और हमने स्टार्ट की है क्लास 12th की फिजिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक. इट मीन्स स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड चैप्टर विच इज गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. तो आपको याद होगा कि अभी तक हम इस चैप्टर नंबर सेकंड पर टोटल 9 लेक्चर्स कर चुके हैं और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है. ठीक है, आपको याद होगा कि प्रीवियस दोनों लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है. तो प्रीवियस दोनों लेक्चर में हमने गाउस लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा है. तो टोटल गाउस लॉ को पढ़ने या उसको प्रूव करने के बाद हमने उसकी 5 एप्लीकेशन पढ़ी थी. तो फर्स्ट एप्लीकेशन थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर. सेकंड थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग शीट. थर्ड था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग प्लेट. फोर्थ एप्लीकेशन हमारे पास थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर. और लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. ये पांचों एप्लीकेशन है. तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जो हमने एप्लीकेशन अभी तक पढ़ी है उन एप्लीकेशंस पर हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं और कुछ एक दो न्यूमेरिकल में फ्लक्स या उस एडवांस लेवल के भी करवा दूंगा. ठीक है, तो अब एप्लीकेशंस पर अगर न्यूमेरिकल अगर आपको पढ़ना है तो आपको इनके सॉल्यूशंस याद होने चाहिए. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज याद होनी चाहिए. अगर वो याद नहीं होगी तो आप न्यूमेरिकल के लिए तो डेरिवेशन नहीं करोगे वहां पर. ठीक है, अब सर ये याद कैसे करें, तो आपको कुछ नहीं करना है. आप सब जब नोट्स बनाते हो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है. ठीक है, और आपको लिखकर पढ़ने की कोशिश करनी है. धीरे धीरे पैनिक होने की नीड नहीं है. धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी वैल्यूज याद हो जाएगी और उसके बाद इजीली आप ये कर पाओगे. अभी जब आप ये न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है, मतलब जो गाउस लॉ के एप्लीकेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आप थ्योरी के अंदर से देख सकते हो और आपको न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं और धीरे धीरे उनको याद करने की कोशिश करनी है. ठीक है, आपको ईमानदारी से पढ़ाई करते हुए रहना है. ठीक है, आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप रेगुलर साथ साथ में पढ़ोगे तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे. ठीक है, कहीं ये ह्यूमर्स आ रहे हैं कि सिलेबस जो होगा वो 40% हो जाएगा, 50% हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. सिलेबस 12th क्लास का जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस रहेगा. ठीक है, और एग्जाम का जो टाइम है वो मार्च स्टार्टिंग के अंदर, तो उसी टाइम एग्जाम होंगे आप. ठीक है, और सीबीएसई में एग्जाम फेब के अंदर हो जाते हैं. ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर रहना है. ठीक है, आपको मैं यहाँ पर कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल टू द टॉपिक. बुक के सारे टॉपिक्स में क्लियर करवा रहा हूँ और मैं आपको एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ. क्लियर है, और एडवांस लेवल के कुछ जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एडवांस लेवल के भी कुछ न्यूमेरिकल्स साथ साथ में करवाते जा रहा हूँ. ठीक है, तो जो बोर्ड स्टूडेंट है वो कम से कम आपको जो पढ़ाया जाता है उसको ईमानदारी से पढ़े और टेक्स्ट बुक का जितना भी न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल्स को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है. क्लियर है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास. उससे पहले छोटी सी बात, और जो भी इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस करें और मैक्सिमम लोगों तक मेरे इन वीडियोस को आप फॉरवर्ड जरूर करें. क्लियर है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है. क्लियर है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट. ठीक है, हम गाउस लॉ की एप्लीकेशंस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको इनके सॉल्यूशंस देख लेने हैं या याद रखने हैं. ठीक है, ओके. पहले आप ये जो न्यूमेरिकल्स पढ़ के आप खुद ट्राई कर सकते हो, बाकी आप वीडियोस के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन प्रॉपर कर ही रहा हूं. ठीक है, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है. The linear charge density on a straight wire of infinite length is 2 microcoulomb per meter. Find the value of intensity of electric field on a point located at a distance of 20 centimeter from this linear charge in the air. अच्छा, क्वेश्चंस क्या कह रहा है देखो. तो आपको एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दे रखा है इस तरह से, जो गाउस लॉ की जो पहली एप्लीकेशन थी. ठीक है, और इससे आपको कितनी सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है और यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, अच्छा आपको क्या दे रखी है, अगर ये लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको जो दे रखी है वो 2 माइक्रोकूलम पर मीटर दे रखी है. ठीक है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इस पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है.
अब देखिए गाउस लॉ की जो पहली एप्लीकेशन थी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, उस पर आपको ध्यान होगा कि आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई थी, वो आई थी हमारे पास 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। क्लियर है? तो इसको हम कर लेंगे 1, इसको 4 पाई में कन्वर्ट कर लेंगे, तो नीचे 2 से डिवाइड किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्योंकि हमको ये कांस्टेंट के मिल जाएगा जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर आप नहीं रखोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, बट ये बात आपको ध्यान रखिए, कभी भी आपको इस तरह की कोई वैल्यू दिखती है तो आप इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है आपको, लैम्डा दे रखा है 2 माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। डिस्टेंस आपको दे रखी 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे -10⁻²से मल्टीप्लाई करके। ये आपके दोनों कन्वर्जेंस मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये वैल्यूज को आप ऊपर पुट कर देनी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, 2 इंटू लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻6 अपॉन आर, तो आर की वैल्यू हमारे पास है 20 × 10⁻²। अब इसको सोल्व कर लो, आपके पास आंसर मिल जाएंगे। 9 × 2 18, 18 × 2 36, 10⁻9 और -6, ये 9 और ये -6 अपॉन 20 × 10⁻², 36 × 10⁻9 -6 3 बचेगा अपॉन 2 इंटू, यहां से 0 पीछे ट्रांसफर कर दो, 20 की जगह 2 लिख लूंगा, एक 0 को पीछे ट्रांसफर करूंगा तो यहां बचेगा -1, इस -1 को ऊपर भेजेंगे तो कितना बचेगा 36/2 हो जाएगा आपके पास 18 × 10⁻3 और ये +1 ऐड हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। इस आंसर को आप 1.8, 18 को अगर 1.8 कर रहे हो तो यहां पर एक 0 आप इंक्रीज कर दो, न्यूटन पर कूलाम। दैट इज योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, वैल्यूज रखनी है और आंसर लाने हैं, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये याद नहीं होगा तो हम ये न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन नंबर जो फर्स्ट बताई थी मैंने उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इन द 1 सेंटीमीटर एरिया ऑफ नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट, एक आपके पास नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट दे रखी है। ठीक है, ओके, और वो कहां तक है, इनफाइनाइट तक है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, ओके, और इसका जो एरिया है दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और इस पर जो चार्ज है दैट इज 17.70 माइक्रो कूलाम ऑफ चार्ज। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द एयर नियर द शीट। इस शीट के कहीं पर भी, ये जो शीट दे रखी ना, इस शीट्स के किसी भी डिस्टेंस आर पर, या एयर में पूछा पास में कहीं पर भी निकाल लो, और आपको याद होगा तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शीट, कंडक्टिंग शीट और नॉन कंडक्टिंग शीट, ये डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करती। केस बस इसमें ये बात ध्यान में रखनी है, ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट जो है ये इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, है ना। अब देखिए क्या पूछा गया है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग शीट होती है दैट इज E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट, यही होती है। देखो इसमें कहीं आपको डिस्टेंस दिख रही है क्या, कहीं आर नहीं आ रहा है, तो E डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, है ना। E डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो आप कहीं पर भी निकालो, इसी वजह से इसमें आर की वैल्यू नहीं दे रखी है ना। आपको पूछा क्या गया है कि शीट के पास कहीं पर भी एयर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर है? अच्छा, आपको पता है कि इस पर चार्ज जो होता है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा होता है हमारे पास Q/A। ठीक है, अच्छा, अब Q/A के लिए सबसे पहले आपको Q लिखना है, तो Q आपको दे रखा है 17.70 माइक्रो कूलम है, तो इसको कूलम में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा आपको दे रखा है एरिया, तो एरिया आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पहले वाले 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करोगे,
ठीक है, और दूसरे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक के लिए 10⁻⁻² और दूसरे के लिए 10⁻²। टोटल कितना हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया हो गया और ये आपका चार्ज हो गया। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। तो सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए। Q कितना है देखो 17.70 10⁻⁻6 और A है 10⁻⁻4। ये आपको सिग्मा आपने निकाल लिया। क्लियर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इसके अंदर ये वैल्यूज रख दो आप। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू क्या है 17.70 10⁻⁻6 10⁻⁻4 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 10⁻⁻12। अब इसको सोल्व कर लेना है, आंसर मिल जाएगा आपको। E इक्वल टू देखो 17.70 10⁻⁻6। ठीक है, आगे देखो यहां पे है आपके पास 8.85 इंटू 2, तो ये भी हो जाएगा 17.7। 8.85 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और -12 और -4 ये हो जाएगा 10⁻⁻16। ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 प्लस 16 तो 10⁻10 न्यूटन पर कूलम इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर अ नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड शीट। ठीक है ना, और सिग्मा कितना होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q बाई ए। Q की वैल्यू रखनी और A की वैल्यू, Q और A की वैल्यू को कन्वर्ट जरूर करना है। सिग्मा आ जाएगा और सिग्मा यहां रख दोगे। एप्सिलॉन नॉट इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट विच इज क्या होता है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज 8.85 10⁻⁻12। वैल्यूज रखोगे और आंसर आ जाएगा। इसको कॉपी करो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट इज 4 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। A charge of -2 × 10⁻⁻6 coulomb is kept near the plate. What would be the value of electric force acting on the charge? तो क्या बोला गया है, एक आपको कंडक्टिंग प्लेट दे रखी है, एक कंडक्टिंग प्लेट है वो चार्ज है और उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो दे रखी है दैट इज 4 × 10⁻6 कूलम मीटर स्क्वायर। अब इस प्लेट से किसी r डिस्टेंस पर, मान लो किसी भी डिस्टेंस पर कोई Q चार्ज रखा गया है, उस पर आपको फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। देखो ये प्लेट होगी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहां पर कोई चार्ज रखा गया है तो उस चार्ज पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए आपको चार्ज Q की वैल्यू भी दे रखी है, दैट इज -2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि इस पर फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि फोर्स ऑन चार्ज Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, फोर्स ऑन चार्ज Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड E है ना। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में किसी Q चार्ज पर कितना फोर्स होता है, दैट इज F इक्वल टू QE। तो F यहां पर फोर्स हो जाएगा, Q यहां पर चार्ज हो जाएगा और E यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। अब देखिए फोर्स निकालने के लिए Q तो आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास नहीं है। तो आपको याद होगा कि किसी कंडक्टिंग शीट जो होती है, कंडक्टिंग शीट, ठीक है, आपका एप्लीकेशन नंबर 3 जो है गाउस लॉ की, उसका जो सॉल्यूशन है ना, किसी शीट के कारण किसी भी डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, दैट इज वो हमारे पास होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी जगह अगर नॉन कंडक्टिंग शीट होती तो वो होता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने इससे पिछले वाला जो न्यूमेरिकल किया है। ठीक है, वैल्यूज रख दो। F इक्वल टू Q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6, E की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 2 × 10⁻6, सिग्मा की वैल्यू है 4 × 10⁻6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करना है तो देखिए 2 × 4 हो जाएगा हमारे पास 8,
ये 10 टू पावर हो जाएगी हमारे पास -6 है ना, तो 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -12 और ये हो जाएगा 8.85 10 टू पावर -12। ये कैंसिल हो गया तो हो जाएगा हमारे पास 8/8.85। जब आप 8 में 8.8 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 0.90। क्या आ जाएगा 0.90 यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। और आपको ये पता है कि किसी चार्ज Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड E में कितना फोर्स लगता है, तो QE फोर्स लगता है। तो यहां पर आपको Q इंटू E करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहां पर क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, और एप्सिलॉन नॉट यहां पर होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो एक कांस्टेंट है 8.85 10 टू पावर -12। फाइन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये फ्लक्स से रिलेटेड है, तो एप्लीकेशन के बीच में हम एक न्यूमेरिकल फ्लक्स वाला भी कर लेते हैं। A point charge 10 microcoulomb is at a distance 5 cm directly above the center of square of a side 10 cm। एक 10 सेंटीमीटर साइड है का एक स्क्वायर है, उसके सेंटर से इतनी डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, है ना। सॉरी, पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज जो है वो एक स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर किसी पॉइंट पर लोकेट है। ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। क्या पूछा गया है कि अब इस क्यू चार्ज के कारण इस वाले स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स है ना, तो टोटल फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है इससे पास होने वाला। अब देखो, हम फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं गाउस लॉ से, और गाउस लॉ में फ्लक्स का हम फॉर्मूला कहां लगाते हैं? पहले आपको क्लोज्ड सरफेस बनानी होगी, मतलब एक गाउसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेंगे क्यूब के अंदर, और क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे और उसका हम 1/6 पार्ट कर देंगे, जो आपका आ जाएगा इस स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स। देखिए, वापस देखिए, ये स्क्वायर है, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज क्यू रखा गया है 10 माइक्रोकूलम। तो इस चार्ज की वजह से इस स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेते हैं क्यूब के अंदर। क्यों कर रहे हैं? क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से कुछ कर लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से हमने क्या बना लिया, ये मैंने क्यूब बना लिया। ठीक है, इमेजिनरी ये बनाया। तो ये आपकी हो जाएगी गॉसियन सरफेस। सपोज ये आपकी एक गॉसियन सरफेस होगी, ये क्लोज सरफेस भी हो जाएगी, ये क्लोज्ड हो जाएगी, अच्छा, इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा गया है? क्यू रखा गया है। तो फ्लक्स कितना आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा फ्लक्स। कहां से पास हो रहा है? पासिंग फ्रॉम क्यूब, पासिंग फ्रॉम क्यूब। इस क्यूब से पास होने वाला जो फ्लक्स है ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब देखिए, हमको क्या निकालना था? सिर्फ यहां से पास होने वाला फ्लक्स। कहां से? इस स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स। तो देखिए, ये एक फेज है। क्यूब कितने फेज से बनता है? क्यूब के अंदर 6 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 6 फेजेस होते हैं। तो टोटल पास होने वाला फ्लक्स हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर, फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो इसका 6th पार्ट है ना, तो टोटल फ्लक्स जो आएगा दैट इज क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसका 1/6 पार्ट है ना। टोटल फ्लक्स ये हो जाएगा। तो एक फेज से पास होने वाला फ्लक्स इतना। वैल्यूज आपके पास है, क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 10 माइक्रोकूलम, तो इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 इंटू 10 टू पावर -6, 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बताओ? तो 8.85 10 टू पावर -12। इसको आप सोल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 6 को 8.85 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 53.1। कितना आ जाएगा? 53.1। आप करके देख लो, 6 को 8.85 से। अब 10 टू पावर -6 से +12 ऊपर जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास
10/53.1। क्लियर है? तो यहां पर कितना बचेगा देखो, 10⁻6 बच गया है। ओके, अब 10 में 53 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ऊपर हम कर देंगे 100। कितना कर देंगे? ऊपर कर देंगे 100, एक 10 इंक्रीज कर देंगे, तो यहां से 10 कम हो जाएगा, तो 10⁵ हो जाएगा। फिर 100 में 53.1 को डिवाइड करेंगे ना, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा एग्जैक्टली 1.81 इंटू 10⁵। 100 में 53.1 को डिवाइड करोगे तो अच्छा, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है बताओ? तो हम पढ़ चुके हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। यूनिट्स हमेशा आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये आपके पास गाउस लॉ पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन हो गया, और ये यही आपका टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है जो आपको फ्लक्स पूछा गया है। तो आपको यहां पर एक स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज दे रखा है, तो पहले आपको एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, उससे पास होने वाला फ्लक्स ये निकाल लिया। आपको सिर्फ एक फेज का निकालना है, तो हम 1/6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो 1/6 इंटू Q/ε0। क्लियर है? इसको आप कॉपी कीजिए। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्या है। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है इस बार बोर्ड के अंदर पूछा गया है। ये क्वेश्चन लगभग 70% स्टूडेंट गलत करके आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था ये चैप्टर नंबर 2 का एक क्वेश्चन था, और इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक यूज हो रही है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड एन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 0.1 मीटर रेडियस। मतलब एक इनफाइनाइट चार्ज दे रखा है इस तरह से लॉन्ग, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है r रेडियस के अंदर। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है 0.1 मीटर रेडियस के अराउंड, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अच्छा आगे पूछा गया है, इफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज 10⁻⁻6 कूलम। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो दे रखी है आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, लैम्डा आपको दे रखा है 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर, और रेडियस आपको दे रखी है 0.1 मीटर। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है, फाइन। अब एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कोई भी चार्ज अगर किसी एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, दैट इज mv²/r। अच्छा कोई है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहां पर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी चार्ज अगर रोटेट कर रहा है ना, रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या प्रोवाइड कराता है, रिवॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करवाता है। तो ये सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन हो रहा है, इट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है? ओके, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, वो देखना है। अब देखिए ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो जाएगी, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण r डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट है P, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो आपको याद होगी गाउस की पहली एप्लीकेशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है हमारे पास, 1/2πε0 λ/r। हम क्या करेंगे, इसको 4π बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4πε0 और ऊपर आ जाएगा 2 λ/r। ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अच्छा, अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक चार्ज है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इतनी है। तो हमको पता है फोर्स ऑन चार्ज Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, किसी भी चार्ज Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितना फोर्स लगता है, तो F = QE। यहां पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इस Q की जगह आ जाएगा स्मॉल e इंटू कैपिटल E। क्लियर है?
F इक्वल टू ई। अच्छा अब देखिए F और ये E हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E की वैल्यू आप निकाल चुके हो, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। तो F देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E लैम्डा अपॉन आर। ये एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर, इस चार्ज के ऊपर, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया। क्लियर है? अच्छा अगर वो चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स उस चार्ज को कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स वो चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। इट मींस ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको ये प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर है? तो एफ सी पी इक्वल टू एफ ई हो जाएगा, और एफ सी पी हमारे पास है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E लैम्डा अपॉन आर। तो आर से आर कैंसिल हो गया, हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमको निकालना है वीई स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2E लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब इसको सिर्फ सोल्व करना है वैल्यू रखकर। तो ये हो जाएगा वीई स्क्वायर, देखो सबसे पहले हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁹। फिर हमारे पास है 2, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 10⁻⁻19, और लेमडा की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻⁻6। ये सारी वैल्यूज रख दी हमने। अब नीचे बचा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.0 10⁻31 किलोग्राम, 9.0 10⁻31, ठीक है। तो वी स्क्वायर में देखो क्या आएगा 9 इंटू 2 18, ये होगा ना। या देखो ये 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, यहां पर देखो सिंपली 9 से 9 1.6 इंटू 2 तो हो जाएगा 3.2, 10 टू पावर कितना है 9 है, -19 है, -6 है, अपॉन 10 टू पावर -31। क्लियर है? तो यहां पर देखिए 3.2 10 टू पावर 9 -19 -6 प्लस 31, ठीक है। इस -31 को ऊपर भेज दिया। अब देखिए 31 और 9 कितना हो गया 40, और 19 और 6 कितना हो गया 25, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 15। तो 3.2 इंटू 10 टू पावर प्लस 15। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 टू पावर 15, 10 को ऊपर भेज दो, वीई स्क्वायर 32 इंटू 10 टू पावर 14। अब हमारे पास अंडर रूट निकालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 10 टू पावर 14। अच्छा अब देखो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, और 25 का होता है 5, तो ये बीच में कहीं पर भी है 32 पर है, तो 32 का हो जाएगा 5.6। आप चाहो तो 5.6 को 5.6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये आंसर मिल जाएगा आपको 32 का अंडर रूट 5.6, और 10 टू पावर 14 का हो जाएगा 10 टू पावर 7। क्लियर है? ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा ये बताओ, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, और इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट लग रहा था, तो इजी क्वेश्चन है वैसे। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आता है नहीं, तो आपको पहले टेक्स्ट बुक अच्छे से क्लियर कर लेनी है। मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर जितना भी कंटेंट आपको दे रखा है, देखो थ्योरेटिकल और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो हो जाते हैं, मगर न्यूमेरिकल में क्या होता है कभी कभार अगर आपने वो न्यूमेरिकल नहीं किया होता तो हम वहां पर रुक जाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले टेक्स्ट बुक के सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, उसके बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, या यहाँ पर भी मैं आपको खुद बता देता हूँ ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है या ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल में आपको जो करवा रहा हूँ उसको तो बोर्ड स्टूडेंट को करना ही है, और जो स्टूडेंट एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको सारे क्वेश्चंस करने हैं, मतलब जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं किसी टॉपिक पर वो सारे करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप कॉपी कर लीजिए। फिर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं जो टेक्स्ट बुक से कुछ अलग से हो जाएगा, और उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट भी लगेगा। क्लियर है? इसे कॉपी कीजिए आप। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखो,
द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ विड्थ डी, एक आपको नॉन कंडक्टिंग शीट दे रखी है मगर उसकी इस बार विड्थ दे रखी है ना, डी विड्थ है। प्लेट हैविंग लार्ज सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेट। आपसे पूछा गया है कि ये एक आपको नॉन कंडक्टिंग शीट दे रखी है मगर इस बार शीट जो है वो थिन शीट नहीं है, उसकी विड्थ दे रखी है डी। क्लियर है? इसका मतलब चार्ज जो होगा नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज क्या होगा, उसके वॉल्यूम के अंदर होगा। मतलब शीट की अगर विड्थ है तो वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज जो होंगे वो मूव तो नहीं कर सकते, इसका मतलब वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज होंगे। इसी जगह अगर ये कंडक्टिंग होता तो चार्ज बीच में जीरो होता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता और सारा का सारा चार्ज जो होता उसकी सरफेस पे होता। क्लियर है? अभी हम बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं। इसने पूछा है इसके सेंटर ओ से x डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट के लिए लगाएंगे, हम फ्लक्स निकालना पड़ेगा हमें, और फ्लक्स हम निकालेंगे गाउस लॉ से। और गाउस लॉ के लिए, गाउस लॉ में हम जो फ्लक्स निकालते हैं वो क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स होता है। तो हमें क्या करना होगा, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उसके अराउंड सिमेट्रिकल शेप में एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। तो आपको दिख रहा है कि अगर ये डिस्टेंस x है और इस डिस्टेंस को भी मैं अगर x ले लूं, इस डिस्टेंस को भी अगर मैं x ले लूं तो हम क्या करेंगे, इसके अराउंड एक ए सरफेस एरिया का, सॉरी ए क्रॉस सेक्शन एरिया का एक गॉसियन सरफेस मैं यहां बना दूंगा इस तरह से। ठीक है? तो मैंने एक सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर दिया है, इससे पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है इस पॉइंट से निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां पर सारी इस पॉइंट से इक्वल होगी, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर सेम होगी। तो क्योंकि हमने सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी है तो आर डिस्टेंस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। अब देखिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले फ्लक्स को कैलकुलेट करना होगा, और फ्लक्स के लिए आपको चाहिए, फॉर्मूला होता है ईडीएस कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एंगल को लिखना होगा। तो आपका जो सिलेंडर, कभी भी सिलेंडर आपने ये बना दिया है तो इस सिलेंडर के तीन एरिया हैं, एक इसका कर्व सरफेस एरिया ऊपर वाला, दो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सबसे पहले तीनों एरिया का हम क्या बनाएंगे, एरिया वेक्टर बनाएंगे। तो देखो इसका एरिया वेक्टर कहां हो जाएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये इसका एरिया वेक्टर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए ई और डी ए के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सिमिलरली देखो ये भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया के लिए, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए यहां अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ये कर्व सरफेस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। देखो ये कर्व सरफेस एरिया है तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगी, ये तो थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब हम फ्लक्स के फॉर्मूले लगाएंगे और दोनों को इक्वल रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक बात और, अब ये जो गॉसियन सरफेस आपने जो बनाई है इसके अंदर के चार्ज को मैं ले रहा हूं Q इनसाइड, इसकी वैल्यू पहले आपको निकालनी होगी। ठीक है, इस वैल्यू को मैं पहले निकालने के लिए क्या कर रहा हूं, देखो आपको पता है कि ये वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है रो, दैट इज क्या होती है, Q इनसाइड। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है इसकी, है ना, इनसाइड निकाला ना, तो रो बराबर क्या होता है, Q अपॉन वॉल्यूम मतलब V। तो Q इनसाइड क्या हो जाएगा, रो इंटू V। अब मुझे बताओ इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है, तो टोटल लेंथ देखो, ये पूरी यहां से यहां जो लेंथ है ये x है और ये x है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x इसकी लेंथ हो जाएगी। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये हो जाएगा A, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा A, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा A इंटू 2x। ठीक है, तो यहां वॉल्यूम की जगह क्या रख देंगे, A इंटू 2x, ये हो जाएगा Q इनसाइड। जहां पर भी नीड होगी उसको रख देंगे हम। ठीक है,
क्योंकि जब हम गाउस लॉ से फ्लक्स निकालते हैं ना तो आपको क्लोज सरफेस के अंदर रखा गया चार्ज चाहिए। तो टोटल चार्ज क्या आ गया, रो इंटू ए इंटू 2x। रो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ए हो जाएगा आपके पास इस क्रॉस सेक्शन का एरिया हो जाएगा, और 2x हो जाएगी टोटल इस सिलेंडर की लेंथ, इस गॉसियन सरफेस की जो लेंथ हो जाएगी वो 2x हो जाएगी। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमने वहां लिख रखी है। देखो, फ्रॉम फ्लक्स डेफिनेशन, बताओ फ्रॉम फ्लक्स डेफिनेशन। तो देखिए, अगर सिलेंड्रिकल सरफेस है, इससे पास होने वाले फ्लक्स, 3 फ्लक्स हो जाएंगे, एक इस क्रॉस सेक्शन के लिए, एक इस क्रॉस सेक्शन के लिए। हमने फ्लक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फ्लक्स 2 और फ्लक्स 3, ठीक है ना। ये हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा फ्लक्स फर्स्ट, इसके लिए हो जाएगा फ्लक्स सेकंड, और कर्व सरफेस के लिए हो जाएगा फ्लक्स 3। क्लियर है? तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में देखो, ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0, दूसरे के लिए भी हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, और तीसरे के लिए हो जाएगा ई डी ए कॉस 90। तो ये हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस के लिए ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ये डी ए मिला के हो जाएगा आपके पास ए, तो ई इंटू ए, ये भी हो जाएगा ई इंटू ए। तो ये कितना आ गया, 2 इंटू ई इंटू ए, ठीक है। ए जो है ये आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया का, क्रॉस सेक्शन जो है उसका एरिया है, ठीक है, ए। अच्छा, ये फ्लक्स निकाल लिया। अब हम लगाएंगे गाउस लॉ। क्या लगाएंगे, गाउस लॉ। गाउस लॉ लगाओ तो क्या होता है, फ्लक्स बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड देखो मैंने लिख रखा है, कितना है, रो इंटू ए इंटू 2x अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला, और दोनों को इक्वल रख लेंगे। तो इक्वल रखेंगे तो 2 फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड रख देंगे। तो ये क्या आ गया, 2 इंटू ई ए इक्वल टू रो ए इंटू 2x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो e कितना बच गया, रो इंटू ई बच जाएगा हमारे पास रो इंटू एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो एक्स के साथ इंक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ई प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब ई जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की ओर आओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर है? ये आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसके साथ मैं क्वेश्चन को और ऐड कर लेता हूं। मैं पूछता हूं ऑन द सरफेस पर भी अगर निकालना हो, देख लिए यही शीट है, सपोज यही एक शीट है और सरफेस पर भी निकालना है। मैं यहां बना देता हूं, मान लो यही वो शीट है और आपको सरफेस पर भी निकालनी है। सेम है ना, डायग्राम थोड़ा ऐसे दिख रहा है आपको। अब इस सेंटर से आपको सरफेस पर निकालना है, इस डिस्टेंस पर। ये टोटल डिस्टेंस अगर d थी तो ये हो जाएगी d/2 और ये भी हो जाएगी d/2। ठीक है, सरफेस पे निकालना है ना। और यहां पर हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या? इस तरह से ये मैंने अंदर x डिस्टेंस पे निकाली थी, अब मैं सरफेस पे निकालूंगा और फिर हम आउटसाइड पर भी देख लेंगे। ठीक है, और वैसे सरफेस पर आउटसाइड सेम ही होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, इसमें ये इसका एरिया वेक्टर, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका एरिया वेक्टर, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कर्ड सरफेस के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और इस क्रॉस सेक्शन के लिए भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर है? तो हम इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्लक्स की डेफिनेशन लगाएंगे तो फ्लक्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों के लिए फ्लक्स निकालेंगे, है ना। हमको क्या करना था, इस सेंटर से सरफेस पर निकालना था, तो सरफेस की डिस्टेंस हो जाती d/2। तो हमने इसके सिमेट्रिकल एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर दिया और इससे पास होने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, फ्लक्स निकालने वाला। ठीक है, तो ये देखिए थीटा 0 है तो इसके लिए आ जाएगा E इंटू ए, इस वाले के लिए भी आ जाएगा E इंटू ए, और कर्ड सरफेस के लिए कॉस 90 की वजह से आ जाएगा 0। तो फ्लक्स कितना आ गया, 2 इंटू ई इंटू ए। ये फ्लक्स निकाल लिया। अब हम लगाएंगे, वापस निकालेंगे गाउस लॉ से फ्लक्स, है ना, फ्लक्स फ्रॉम गाउस लॉ। तो गाउस लॉ जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए
इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में जो आपके पास Q इनसाइड जो आया था दैट इज रो इंटू ए इंटू 2x, मगर अब देखो जो लेंथ हो जाएगी, अब मुझे क्या चाहिए देखो, Q इनसाइड चाहिए और Q इनसाइड पहले हम निकालते हैं। तो Q इनसाइड के लिए क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू Q इनसाइड, है ना। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो Q इनसाइड हो जाएगा रो इंटू V। अब मुझे बताओ कि इस वाले सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है। देखो लेंथ कितनी हो जाएगी, d/2 इंटू d/2, टोटल लेंथ हो जाएगी इसकी d और एरिया हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा d इंटू a। तो Q इनसाइड आपका ये आएगा और इसको हम यहां पर रख देंगे, तो फ्लक्स कितना आएगा देखो, रो इंटू डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी सेकंड, ठीक है। सरफेस पे निकाल रहा हूं मैं, तो ये फ्लक्स वाले फॉर्मूले से, ये मैंने गाउस लॉ के फॉर्मूले से, दोनों को इक्वल रख देंगे, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, तो 2 इंटू ई ए इक्वल टू रो डी इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ए से तो ए कैंसल, तो ई कितना हो जाएगा, रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा सरफेस पर और ये आया था एक्स डिस्टेंस पर। क्लियर है। तो ऐसे हमने क्या निकाल लिया है, इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर फ्लक्स, मतलब इनसाइड निकाला फ्लक्स, ये क्या निकाला सरफेस पर। अब देखिए ये एक्स पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब सरफेस से जब आप बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, देखो ये आपके पास डिस्टेंस हो जाएगी और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये आपके पास ये जो सेंटर है ये सेंटर हो गया O। अब आप देखो यहां से सेंटर से जब बाहर गए, सेंटर से सरफेस पर जाओगे तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और ये होगी सरफेस। यहां से कितनी देर बाद सरफेस आ जाएगा, देखो यहां से चलोगे 0 से और d/2 डिस्टेंस के बाद में, d/2 डिस्टेंस के बाद में आपको सरफेस मिल जाएगा। तो E जो होगा वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखिए, अब सरफेस से आउटसाइड जाओगे तो E आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से आपका इसका ग्राफ प्लॉट हो सकता है। ये एक वैसे न्यूमेरिकल था, तो एक अलग टाइप का न्यूमेरिकल था, तो मैंने आपको करवा दिया है जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था आज की क्लास जिसमें हमने क्या पढ़ा है, जिसमें हमने गाउस लॉ के एप्लीकेशंस पर न्यूमेरिकल्स देखे हैं और एक हमने फ्लक्स का न्यूमेरिकल भी देखा है और एक हमने कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल भी देखा है। क्लियर है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो आपके पास सेकंड चैप्टर में जो 3 टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है, मतलब एनर्जी ऑन कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टर के सरफेस पर कितनी एनर्जी होती है, एक वो फोर्स वाला एक्सप्रेशन, और एक हमको करना है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सॉप बबल। ये 3 जो है छोटे से डेरिवेशंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे और उसके बाद एक क्लास और रखेंगे जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल और करेंगे। क्लियर है। और उसके बाद जो होगा वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्लियर है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।